हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तक। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि अर्ली मैन कैसे रहते थे, शेल्टर, ये सब पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के बारे में पूरा पढ़ा गया था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तक पढ़ा था। तो हाँ, सोइंग स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक पॉइंट छूट गया था पिछले वीडियो में, उसमें आप इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या छूटा है। ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स छूट गए थे। इम्प्लीमेंट्स मतलब कि मान लीजिए एक तरीके से औजार। औजार एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब खेती के करने के लिए जो औजार का यूज किया जाता है उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है देख सकते हैं। देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में। द above mentioned practices are done by various tools। इसे कहने का मतलब है जितने भी हम लोग खेती करते हैं इसमें बहुत से वेरियस टूल्स का मेंशन की होता है, मतलब ज़रूरतें होती हैं, बहुत सी वेरियस टूल्स की ज़रूरतें पड़ती हैं इसमें। दीज टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इन टूल्स को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कि खेती करने के लिए जो औजारों का यूज किया जाता है उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद दीज इंक्लूड प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। इसमें क्या क्या यूज होता है, प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। अब प्लग क्या है, हो क्या है एंड कल्टीवेटर क्या है। प्लग क्या है, हो एंड कल्टीवेटर क्या होता है। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में देखते हैं ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकंड टॉपिक सोइंग से। कोशिश करेंगे आज ये पूरा हम लोग कंप्लीट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो फिर हम लोग देखते हैं प्लॉ। प्लॉ क्या होता है, प्लॉ, PLOUGS, प्लॉ, ये क्या होता है। ये भी एक तरीके से औजार ही है, एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था। औजार ही है, एंशियंट टाइम में जुताई के लिए यूज किया जाता था। देखिए जो पॉइंट दिए हैं क्या है, इट इज द मोस्ट एंशियंट टूल्स यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल। इसमें क्या है, बहुत पुराना एंशियंट टूल है जो कि टिलिंग द सॉइल, मतलब टिलिंग कल पढ़े थे ना हम लोग, सॉइल को नीचे से ऊपर लाने के लिए यूज किया जाता है। एंशियंट टूल है, बहुत पुराना टूल है, बहुत पुराने जमाने में यूज किया जाता था। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद रिमूविंग वीड्स ऑफ द सॉइल। रिमूविंग वीड्स, वीड्स तो आप लोगों ने कल बताया ही था हमने कि वीड्स क्या होता है। वीड्स मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट्स खेत में उग जाते हैं उनको ही वीड्स कहते हैं। तो ये रिमूव करने में उनको मदद करता है और बहुत चीज़ें काम करता है। ये बना होता है मेड ऑफ वुड और आयरन। आयरन का भी बना होता है और वुड का भी बना होता है। फिर उसके बाद तीसरा है पेयर ऑफ द बुल्स एंड ऑपरेटेड बाय मैन। ये मतलब जब जोतते हैं तो ये बुल्स के ऊपर रखा जाता है, बुल्स के ऊपर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद आदमी इसको चलाता रहता है, मतलब इसको ऑपरेट बुल्स ही करते हैं, मतलब बुल्स चलाते हैं, आदमी पीछे पीछे चलवाता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह होता है। चलिए फिगर इसमें से देख लेते हैं, ये होता है किस तरह। ये हम्म
तो ये देख लीजिए, इसको बीम कहते हैं। बीम, बी की बीम। ये बैल के गर्दन में रखा हुआ होता है, ये गर्दन में ही ऐसे रखा हुआ होता है। दो बैल देखे होंगे आपने जोतते हुए, तो उनके गर्दन में रखा नहीं रहता लकड़ी का, तो ये इसको बीम कहते हैं। फिर इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। जो लंबी सी लाइन, ये डंडा है मोटा सा, इसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। प्लग शाफ्ट कहते हैं। फिर उसके बाद इस चीज को इतना, तो इसको हैंडल कहते हैं। ये हैंडल है। इतने चीज को कहते हैं प्लॉसियर। प्लॉसियर समझ में आया क्या क्या कहते हैं। फिर उसके बाद इसको बैल कंधे पे गले पे रखा जाता है। बैल चलता है, इसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है। फिर टिलिंग करते हुए, मतलब मिट्टी को खोदते हुए, जोतते हुए जाता है। इसको हैंडल कहते हैं, इसको प्लॉ शाफ्ट कहते हैं, इसको प्लॉसियर कहते हैं, इसको बीम कहते हैं। इतना समझ में आया प्लॉ क्या होता है। प्लॉ का काम क्या है। ये बहुत एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था। पिक्चरों में देखिए, पिक्चरों में रहते हैं, पिक्चरों पुराने पिक्चर 90s 60s के पिक्चर में देखिए, खेतों में जुताई करे रहते हैं, लकड़ी का रहता है। तो उसी तरीके से ये प्लॉ ये होता है। एंशियंट टाइम में बहुत यूज किया जाता था। इस समय तो कल्टीवेटर आ गए नए नए, तो इसका बहुत कम ही यूज होता है, मतलब नामात्र यूज होता है इसका। अब तो सब ट्रैक्टर से कर देते हैं, वो भी अभी देखेंगे, कल्टीवेटर भी देखेंगे। तो फिर उसके बाद ये एंशियंट में यूज किया है। टिलिंग ऑफ सॉइल करता है, मतलब सॉइल मिट्टी को ऊपर लाता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने में मदद करता है। वीड्स को निकालने में मदद करता है। ये लकड़ी और आयरन का बना हुआ होता है। फिर पेड़, जहाँ ये अभी बताइए, बुल के ऊपर रखा जाता है। बुल हो या कैमल हो, मतलब एनीथिंग जो जानवर से, आदमी जिसके पास जो हो उससे ऑपरेट करता है। बुल के ऊपर गले में रख दिया जाता है, फिर आदमी चलाता है उसको, खेत जुतता जाता है। तो ये हम लोग का प्लॉ का काम हो गया। अब क्या आगा, हम देखते हैं आगे वाला क्या है। हाँ, तो फिर अब हम लोग देखते हैं हो हो जल्दी हो, खेत की जुताई जल्दी हो। हाँ, हो क्या होता है। ये भी एक तरीके से औजार है। क्या है, औजार। इसको फावड़ा भी बोलते हैं। फावड़ा देखा होगा सभी ने, आई थिंक सभी जानते हैं इसको। इसका काम क्या होता है होगा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, मतलब कि अनवांटेड प्लांट जो खेत में उग जाते हैं उनको निकालने का काम करता है। एंड फॉर लूजनिंग सॉइल, सॉइल को लूज करने का भी काम करता है। सॉइल लूज का मतलब तो जान ही गए होंगे, बताया था पिछले लेक्चर में। लूज का मतलब ये है कि सॉइल के पार्टिकल्स को दूर दूर करना, बीच में एयर आ जाना, उसे लूजनिंग ऑफ सॉइल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रॉड का होता है, वुड का बना होता है रॉड। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग आयरन की प्लेट होती है। क्या स्ट्रक्चर इसका, लॉन्ग रॉड मेड बाय वुड का बना होता है, स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट होती है। बना के दिखाएं, देखें बना के, चलिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं कैसे बनता है। ये लकड़ी की रॉड बना दी, फिर उसके बाद इसमें ये प्लेट स्केच फंसा दिया। ये उतना खास बना तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ बन गया है। हाँ, ये रॉड है, वुडन रॉड, और ये प्लेट है, आयरन प्लेट। ये इसका ये नीचे वाला हिस्सा शार्प होता है, नीचे वाला हिस्सा ये। तो में वो क्या होता है, फावड़ा, सिंपल भाषा में फावड़ा। फिर उसके बाद इट इज आल्सो पुल्ड बाई एनिमल,
इसमें दिया है कि आल्सो पुल्ड बाई एनिमल के जरिए भी इसे पुल किया जाता है, सीटा जाता है। एनिमल के जरिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ज़्यादातर तो हम यहाँ देखते हैं इंसान यूज़ करते हैं, इंसान ही जानवर बन गए हैं आजकल। चलो छोड़ो, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ, ये एनिमल से पुल, एनिमल के जरिए पुल किया जाता है। फिर ये हाउस समझ में आ गया। वुडन रॉड होती है, आयरन प्लेट होती है, इसके नीचे वाला शार्प होता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इनका काम क्या होता है, मेनली जो एनसीईआरटी दिया है वो सब नहीं जानते हैं। इसका काम होता है रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, लूजनिंग सॉइल, सॉइल को लूज करना। ठीक, अब आगे क्या आता है, आगे देखिए क्या आता है, कल्टीवेटर। हाँ, तो कल्टीवेटर के बारे में देख लिया जाए। हाँ, तो अब हम लोग क्या था इसके अगले पॉइंट, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कल्टीवेटर तो अब हम लोग देखते हैं कल्टीवेटर। मैंने पहले से पॉइंट लिख दिए, पहले से लिख लेता हूँ। कल्टीवेटर ये आया हम लोग के ज़माने का है, मॉडर्न, ये मॉडर्न हो गया कल्टीवेटर। अब ये मॉडर्न, मान लीजिए मॉडर्न औजार के लिए मशीन करिए, मशीन करिए, मॉडर्न मशीन है। तो ये क्या है, चलो इसका पॉइंट देखते हैं। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। नाउ डेज अभी के समय प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, मतलब इस समय प्लगिंग का काम, प्लगिंग का मतलब समझ गए ना। तो प्लगिंग समझा ही दिया था बढ़िया से, आई थिंक समझ गए होंगे। प्लगिंग का काम होता है, मतलब ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर, मतलब कल्टीवेटर प्लगिंग का काम करता है, जो कि ट्रैक्टर ड्राइव करता है, आगे पीछे पीछे लगा रहता है। ट्रैक्टर का चर्चा होता है, पीछे पीछे लगा रहता है, तो खेत जोतते जाता है, कल्टीवेटर उसको कहते हैं। तो उसके बाद इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लग विच कैन गेट इनटू अ कंसीडर्ड एरिया ऑफ सॉइल एट द सेम टाइम। तो इससे कहने का मतलब है कि एक ही समय पे उसमें बहुत सारे, नीचे ये ऐसे देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, एक ही साथ उसमें कई सारे प्लॉ शेयर लगे होते हैं, प्लॉ शेयर, एक ही साथ कई सारे प्लॉ शेयर लगे होते हैं। तो एक ही साथ काफ़ी ज़्यादा एरिया को वो डिग कर सकते हैं, मतलब डिग कर अंदर डाले प्लगिंग कर सकते हैं। एक ही साथ बहुत बड़े एरिया को प्लगिंग कर सकते हैं, मतलब जोत सकते हैं एक साथ बहुत बड़े एरिया को। फिर उसके बाद आता है कल्टीवेटर सेव बोथ लेबर एंड टाइम। आज तो भाई सही है, जब पहले उसका यूज़ करते थे, प्लॉ का यूज़ करते थे, तो फिर उस समय तो भाई बैल लगता था, आदमी लगता था, आदमी उसको चालक मतलब हाँकता आगे जाता था, आदमी संभालता था उसको, टाइम भी बहुत वेस्ट होता था और बहुत समय लगता था। एक ही उसमें प्लॉ शेयर रहता था, एक ही चलता था, काफ़ी समय लेता था। और बैल से करा रहा है तो आपको धीरे धीरे ही करेगा। तो ये सेव बहुत लेबर एंड टाइम, टाइम बहुत सेव करता है। लेबर मतलब आदमी भी पहले लगा रहता था ना उसके साथ, तो वो भी सेव कम करता है। ट्रैक्टर में बैठ जाए, ट्रैक्टर चलाते हैं, काफ़ी एरिया में जल्दी टाइम में काफ़ी एरिया हो जाता है जुताई। फिर उसके बाद प्लॉ शेयर जानी का क्या होता है, कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे पीछे लगा रहता है, पीछे पीछे मतलब चमचा पीछे लगा रहता है और ट्रैक्टर से चलाया जाता है, और फिर ट्रैक्टर से किया जाता है इसको। तो एक टाइप का मॉडर्न यूज़ में लाया जाता है इस समय, प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न यही कल्टीवेटर यूज़ किया जा रहा है। तो अब इसमें कुछ बचा, आई थिंक ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ये हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट सोइंग पर, हम लोग इस पे चलते हैं सोइंग पर। हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। और फिर चलिए देखते हैं सोइंग, सोइंग में क्या है, सोइंग में क्या है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट में बता दीजिएगा।
चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं सोइंग में क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद सोइंग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोडक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अभी काफ़ी है, लेकिन चलिए सोइंग को अब हम लोग पढ़ते हैं। सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का ऐसे मतलब होता है गाड़ना, हिंदी में मतलब बताते हैं गाड़ना, बीजों को गाड़ना। जैसे खेत में बीजों को गाड़ देना उसे सोइंग कहते हैं। ये तो हिंदी मतलब हो गया। इसका मेन डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन देख लेते हैं, प्रॉपर डिफिनीशन सोइंग का डिफिनेशन। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और putting seeds into the soil so as to grow as new crop plants। इसे कहने का मतलब है सोइंग एक तरीका, मतलब जैसे स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटरिंग मतलब फैलाना मतलब सोइंग का मतलब ये प्रोसेस है, चाहे फैला दीजिए बीजों को या पुटिंग या मिट्टी में रख दीजिए बीजों को इनटू द सॉइल, ये एज टू ग्रो अ न्यू क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए ये पुट किया जाता है, मतलब रखा जाता है मिट्टी में, स्कैटरिंग फैला दिया जाता है सीड्स को, तो इसे सोइंग कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, मतलब सीड को फैला देना या मिट्टी में रख देना, उसे सोइंग कहते हैं। किस लिए ये करते हैं? ताकि हमको क्रॉप प्लांट ग्रो हो, न्यू क्रॉप प्लांट, इसीलिए सोइंग कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉप सोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोइंग। मतलब जब तक बीज नहीं गाड़ेंगे तब तक फसल कहाँ आ जाएगी, चाहे जो चला लो। हाँ, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड टू प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट एंड हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इससे कहने का मतलब ये है, ये सही अच्छे समझाते हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं सेलेक्ट करते हैं तब तक हम लोगों को अच्छे क्रॉप्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग ने कोई भी प्लांट लगाया, कोई भी क्रॉप प्लांट हम लोगों ने लगाया, तो उसमें अगर हम लोगों ने मान लीजिए 10 बीज हम लोगों ने अच्छे प्लांट के लिए, 10 बीज हम लोग ने बैड सीड्स लिए, 10 गुड सीड्स लिए, तो अब उसमें से 10 तो बढ़िया प्लांट निकल आए क्रॉप्स, 10 बेकार निकले, तो सीड्स की कमी है। गुड क्वालिटी की सीड नहीं होगी तो हम लोग गुड क्वालिटी के क्रॉप्स प्लांट्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोइंग से पहले सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी प्लांट्स के लिए, ताकि हम लोग को अच्छी और ज़्यादा तादाद में क्रॉप्स बढ़िया दें। फिर उसके बाद एक एनसीईआरटी में आप लोगों को प्रैक्टिकल टाइप में दिया गया है, चलिए बताते हैं इधर हम क्या उसमें दिया गया है। इधर का इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इतना समझ में आ ही गया है। फैलाना और सीड को मिट्टी में रखना उसे सोइंग कहते हैं। न्यू क्रॉप प्लांट के लिए ग्रो मतलब ग्रो हो रहे न्यू क्रॉप प्लांट ग्रो हो, इसको सोइंग कहते हैं। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का ये। फिर बिफोर गुड क्वालिटी सीड्स, इसको गुड क्वालिटी सीड्स कैसे बताते हैं, देखिए इसको यूज कर दें, इतना काफ़ी है। इसमें प्रैक्टिकल टाइप में दिया गया है कि मतलब कैसे गुड सीड्स को और बैड सीड्स को पता करें कि कौन से गुड सीड्स हैं कौन से बैड सीड्स हैं। हमने एक मुट्ठी में ले लिया सीड्स, अब इसमें हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कौन से गुड है कौन से बैड है। बाई क्रॉप लगा रहे हैं तो भाई ज़्यादा ही सीड्स होंगी, पता कैसे करें कि ये सही है कि बेकार है, गुड क्वालिटी के बैड क्वालिटी के। तो उसके लिए एक दिया गया एक कंटेनर ले लें, उसमें वाटर रख दें, ये वाटर। तो वाटर में हम लोगों ने जो सीड लिए, मान लीजिए 20 सीड्स हम लोग लिए हैं, अब उसको 20 सीड्स को हम लोग इसमें डाल दें।
तो अब जो सीड्स नीचे की तरफ यहाँ बैठ जाएं, जो नीचे की तरफ चले जाएं, तो उन्हें वो गुड सीड्स होते हैं। गुड सीड्स जो नीचे की तरफ बैठ जाए वो गुड सीड्स होते हैं। जो ऊपर ही तैरने लगे डालने के बाद ऊपर आ जाते हैं सीड्स, उन्हें हम लोग बैड सीड्स कहते हैं। बैड सीड्स जो नीचे की तरफ सीड्स डाला, मान लिया 10 सीड्स नीचे बैठ गए, वो गुड हैं। बाकी जो 10 सीड ऊपर चले गए वो बैड सीड्स हैं हम लोग के। और बैड सीड्स क्यों ऐसे, मतलब ऊपर क्यों होते हैं, ऊपर क्यों तैरने लगते हैं, इसका क्वेश्चन। क्यों ऊपर तैरने लगते हैं? ऐसे मान लीजिए हम लोग दाल देख लीजिए, दाल जैसे होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो अंदर से वो खोखला कर देते हैं पूरा। अंदर तोड़ के देखिएगा पूरा खोखला हो जाता है अंदर। तो वो जो पानी में डालिए तो हल्का हो जाए, फ्लोट करने लगेगा। तो इसी वजह से ये ऊपर आ जाते हैं सीड्स, ये हल्के हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, इसी वजह से ये हल्के हो जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। जो बढ़िया होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये तरीका है गुड सीड और बैड सीड का डिफरेंस पता करने के लिए। तो सोइंग में ये चीज़ समझ में आया। सोइंग क्या है? स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इज कॉल्ड सोइंग फॉर न्यू क्रॉप प्लांट। न्यू क्रॉप प्लांट के लिए जो हम लोग क्रॉप प्लांट न्यू ग्रो करते हैं उसके लिए पुटिंग सीड्स और स्कैटरिंग मतलब फैला देना, वो सोइंग हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद बिफोर सोइंग मतलब सोइंग के पहले गुड क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हेल्दी फूड निकले और बढ़िया क्रॉप्स हम लोगों को मिले, हेल्दी प्लांट्स हम लोग को मिले, बढ़िया मिले। फिर उसके बाद हम लोग क्या आते हैं मेथड्स, सोइंग मेथड्स। सोइंग मेथड्स इसी में पॉइंट है। सोइंग मेथड हम लोग देख लेते क्या है। देखिए सोइंग मेथड क्या है। हाँ तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं सब, यहाँ देख लेते हैं। गाढ़ो, अब 20 कह रहे हैं हमको गाढ़ो। चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग। मेथड्स ऑफ सोइंग, सोइंग के मेनली दो मेथड्स होते हैं, मैनुअल मेथड और सीड ड्रिल मेथड। पहले हम लोग देख लेते हैं मैनुअल मेथड को। मैनुअल मेथड क्या होता है? सोइंग के दो मेथड होते हैं, मैनुअल मेथड, सीड ड्रिल मेथड। पहले मैनुअल मेथड देखते हैं क्या होता है। मैनुअल सोइंग, इसके पॉइंट है, पॉइंट देख लेते हैं। मैनुअल सोइंग के पॉइंट्स क्या होते हैं? क्या होता है मैनुअल सोइंग? सीड्स आर सोन इन द soil by hands or manually, also called broadcasting। सीड्स को गाड़ने के हाथ से डालना, हाथ से गाड़ना, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। हाथ से सीड्स को डालना या फैलाना, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। क्या? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यही है कि सीड्स आर सोन इन सॉइल, मतलब मिट्टी में सीड्स को गाड़ना हाथों से, मैनुअली हाथों से, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ये समझ में आया ब्रॉडकास्टिंग किसको कहा जाता है? हैंड, हाथों से मैनुअली करना, सीड्स को गाड़ना, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन दिस मेथड द सीड्स आर टेकन in hand and gradually scattered in the entire plug field। देखिए यही पॉइंट कह रहा है कि हम लोग सीड्स को हाथ में लें और ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली हम लोग स्कैटर्ड करें इंटायर प्लग फील्ड, मतलब जुताई की हुई मैदान में हम लोग ग्रेजुअली स्कैटर्ड फैलाएं बीज को। उसी मेथड को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे भी वही चीज दिया गया है कि मुट्ठी हाथ में ले सीड्स और ग्रेजुअली स्कैटर कर दे, ग्रेजुअली सब जगह फैला दें, पूरे जुटे हुए खेत में सब जगह फैला दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? दिस
वन इज द ट्रेडिशनल मेथड। हाँ ये है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने ज़माने का मेथड है। ये नहीं कि 1-2 साल पहले का अभी करा जाता हो, करा भी जाता है बहुत से विलेज एरिया में, जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सीड ड्रिल मेथड, वो यही करते हैं। तो ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। लेकिन अब इसकी देख लेते हैं गुड क्यों नहीं है, इसकी बुराई करते हैं थोड़ी, मैनुअल सोइंग की थोड़ी बुराई करते हैं। दिस मेथड इज नॉट गुड बिकॉज, क्यों नहीं है अच्छा, देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेस नहीं रहता है, और प्रॉपर डेप्थ, अच्छे से नीचे नहीं जाता है, at which the seeds are sown by hand seeds scattered on the surface of the soil for sowing can be picked up by the bird। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग जो हाथों से स्कैटर्ड करते हैं उसमें सही से नहीं पहुंच पाता है बियर, मतलब सीड्स हर जगह सही से नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए जैसे हम लोग खेत है, ये हम लोग का खेत है, बहुत बड़ा नहीं है, गरीब गरीब लोग का खेत है। तो यहाँ पे हम लोग स्कैटर्ड करें, सीड्स हम लोग स्कैटर्ड करें, तो यहाँ पे ज़्यादा पड़ गया, यहाँ पे ज़्यादा पड़ गया, यहाँ कम पड़ा, यहाँ ज़्यादा पड़ गया, यहाँ कम पड़ा, यहाँ कम पड़ा। तो यूनिफॉर्मली मतलब हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा कि यहाँ ज़्यादा क्रॉप्स निकल आएंगे, स्पेस नहीं बचे, यहाँ कम क्रॉप्स आएंगे, यहाँ ज़्यादा क्रॉप्स, तो ये सही से इसको इसीलिए गुड नहीं है, क्योंकि सही हर यूनिफॉर्मली हर जगह सीड्स नहीं पड़ पाते हैं, इसी वजह से ये मेथड सही नहीं है। और दूसरा मेथड, दूसरा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से नहीं सही है, क्योंकि ये जो हम लोग स्कैटरिंग करते हैं तो ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, इन लोग का जरूरी है एक डेप्थ में जाना, एक प्रॉपर गहराई में जाना सीड्स का। तो ये हम लोग ऊपर से डाल देते हैं, ऊपर ही पड़े रहते हैं, प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसी वजह से एक ये इसलिए गुड नहीं है। फिर तीसरा आता है ये स्कैटरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल सोइंग कैन बी पिक्ड अप बाय द बर्ड्स, मतलब जो हम लोग सोइंग करते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं सीड्स का, वो भाई डेप्थ में जाता नहीं है, तो जो बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स रहती हैं, वो सब आके उनको उड़ा ले जाती हैं, मतलब खा जाती हैं। तो अगर 50 डाले हैं तो 25 उड़ा ले गए, 25 निकले पेड़, हम लोग सोच रहे हैं 50 निकलेंगे, लेकिन 25 तो उड़ा लेंगे, फिर उसके बाद 25 पेड़ निकले, तो इसी वजह से ये गुड नहीं है मेथड। समझ में आएगा। फिर उस मैनुअली सोइंग क्या मतलब है, हाथों से डाला जाता है। फिर उसके बाद ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, और ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है इस वजह से, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती है और प्रॉपर डेप्थ में नहीं जा पाता है, अच्छी गहराई में या स्पेस नहीं बढ़िया से मिल पाता है उसको, को कहीं ज़्यादा कहीं कम, और बर्ड्स पिक कर ले जाती हैं सीड्स को, इसी वजह से गुड नहीं माना जाता है। फिर अब उसके बाद अब देखते हैं सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं सीड ड्रिल मेथड। हाँ तो हम लोगों ने अब सीड ड्रिल हम लोग देखें। मैनुअल मेथड तक तो हम लोग ने समझ लिया था। मैनुअल मेथड क्या होता है, हाथ से फेंकना, यानी जमीन में रख देना, हाथ से फेंकना, स्कैटरिंग करना, उसे मैनुअल मेथड कहते हैं। अब सीड ड्रिल मेथड क्या होता है, सीड ड्रिल मेथड देखते हैं। सीड ड्रिल मेथड, सीड ड्रिल मेथड क्या होता है, आगे इसका पॉइंट ये है, इट इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर ऑन बुलस ड्राइवर। ये एक मैकेनिकल मेथड होता है जो कि हम लोग ट्रैक्टर और बुलस मतलब बैलों के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं और बैलों के जरिए भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर वो किससे करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग फनल एट द टॉप। सीड ड्रिल, चलिए आपको फिगर हम बना के दिखाते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि फनल टाइप का हम लोग ले लें स्ट्रक्चर, ये हम लोग का फनल,
ये हम लोगों ने नीचे आयरन रॉड लगा दी, आयरन रॉड लगा दी हम लोगों ने फनल, इसको हम लोग प्लॉ से जोड़ सकते हैं। नीचे का हिस्सा ये हम लोग का प्लॉ, PLOUGH, प्लॉ मतलब समझा ही दिया था आप लोगों को। एंशियंट टाइम का मतलब पुराने पहले समय में प्लॉ का यूज करते थे खेती करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, वही प्लॉ से। फिर इसका काम क्या होता है देखते हैं। काम ये है कि मतलब ऐसे कि प्लॉ से हम लोगों ने फनल टाइप का हम लोगों ने जोड़ दिया, ये आयरन रॉड है, पट्टी कहते हैं हिंदी में। फनल से हम लोग जोड़ दिया, ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड। तो इसका काम ये रहता है, ऐसे सीड हम लोग डालते हैं, सीड हम लोगों ने डाला इसमें, तो ये सीड हम लोग का आयरन रॉड से होके प्लॉ में जाता है, और प्लॉ से नीचे हम लोगों का खेत में सीड जाता रहता है। जिस तरह जुताई होती रहती है उसी टाइप, उसी समय पे ये सीड भी उसी में जाया करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम लोगों ने खेत की जुताई कर रहे हैं, हम लोग जुताई करते करते ऐसे पुराना मेथड तो ये तो बेकार ही था, मैनुअल मेथड डाल दिया इधर उधर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, चिड़िया भी उसको खा के चली जाती थी। फिर उसके बाद उसका ये मेथड बेकार निकला, फिर सीड ड्रिल मेथड निकाला गया है उसके उपाय के लिए। तो इसमें ये रहता है कि हम लोग जुताई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो हम लोग ये साथ में फनल ये लगा देते हैं। सीड ड्रिल मेथड में हम लोग फनल आयरन रॉड को प्लॉ से जोड़ देते हैं, प्लॉ से जोड़ देते हैं, कल्टीवेटर से जोड़ देते हैं। अगर मॉडर्न मेथड में कर रहे हैं तो कल्टीवेटर से ज़्यादातर जोड़ा जाता है, अगर पुराने ज़माने में प्लॉ से जोड़ रहे हैं तो भी जोड़ा ही जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ वन रहता है और कल्टीवेटर में मैनी रहते हैं, बहुत से रहते हैं फनल। तो यही जब खेत को जब जोता जाता है, जैसे खेत है, यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा दिया, ये फनल लगा दिया, और यहाँ हो लगा दी, प्लॉ लगा दिया। ये ड्राइंग मचा ड्राइंग का है, ये हम लोगों ने प्लॉ लगा दिया, यहाँ ट्रायंगुलर शेप का, हाँ आयरन शेयर, आयरन शाफ्ट, बीम, ये हैंडल है। तो ये हम लोग खेत जोतते जाते हैं, जब इसमें गड्ढा होता जाता है तो यहाँ सीड डालते हैं फार्मर, तो गड्ढे में सीड जाते रहता है धीरे धीरे, प्रॉपर डिस्टेंस पे जाते रहता है धीरे धीरे, जैसे जैसे खेत जोतते रहते हैं उसी तरह धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, गिरता रहता है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, यूजिंग सीड ड्रिल फॉर सोइंग the seeds are sown at correct depth, correct interval and in regular rows, therefore it prevents overcrowding of plant and each plant gets sufficient sunlight, nutrients and ये क्या लिखा है, water from soil। हाँ, तो ये मेन पॉइंट है, सही बात कह रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं सोइंग में, मतलब गाड़ने के समय, तो ये करेक्ट डेप्थ में जाता है, सही गहराई में जाता है, और फिर करेक्ट इंटरवल मतलब करेक्ट दूरी पे रहता है, रेगुलर रोज में रहता है, बराबर से रहता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होता है, मतलब एक साथ बहुत सारे नहीं रहते हैं, करेक्ट स्पेस पे रहता है, करेक्ट डेप्थ में रहता है, और फिर इसमें सफिशियंट, हर प्लांट को सफिशियंट सनलाइट भी मिल जाती है, इससे न्यूट्रिएंट्स भी बराबर मिलते हैं, वाटर भी बराबर ही मिलता है सबको। इस तरह करने से, सीड ड्रिल करने से करेक्ट डेप्थ में भी जाते हैं, इन रोज में रहते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पेस में भी रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्पेस में भी रहते हैं, सफिशियंट सनलाइट भी मिल जाती है। ऐसे करने से न्यूट्रिएंट्स भी बढ़िया से मिलते हैं, और वाटर भी अगर डालते हैं तो बढ़िया से वाटर भी उन सबको ट्री प्लांट को मिलता है। अब इसके आगे पॉइंट हैं, इसको इरेज करके फिर आगे पॉइंट लिखते हैं। इतना समझ में आ गया ना, ये एक मैकेनिकल मेथड होता है जो कि ट्रैक्टर और बुलक यानी बैलों के जरिए किया जाता है। फिर उसके बाद सीधे ट्यूब फनल रहता है, फनल में एक आयरन ट्यूब लगा दी जाती है, उसको जोड़ दिया जाता है कल्टीवेटर या प्लॉ से, और फिर उसके बाद ये करेक्ट, जब इसको हम लोग ये सीड ड्रिल करते हैं तो ये करेक्ट डेप्थ में रहता है, करेक्ट इंटरवल में, मतलब करेक्ट स्पेस में रहता है, रोज में एक रहता है,
फिर उसके बाद ओवर क्राउडिंग से मतलब बहुत सारे एक जगह पेड़ निकल आए वो नहीं रहता है, दूर थोड़ी थोड़ी दूर पे करेक्ट स्पेस पे रहता है, सफिशिएंट सनलाइट भी मिलती है ऐसे, फिर न्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट बढ़िया से मिल जाते हैं, वाटर भी बढ़िया से सबको पहुंचता है। मैनुअल मेथड में क्या था, कहीं से भी डाल दें स्कैटरिंग कर देते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, सफिशिएंट लाइट भी नहीं मिल पाती, एक साथ कई पेड़ निकल आए, 5-6 पेड़ एक ही साथ निकल आए तो इनको सही सफिशिएंट लाइट भी नहीं मिल पाएगी, सफिशिएंट वाटर भी, न्यूट्रिएंट्स भी सफिशिएंट नहीं मिल पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। तो इसी वजह से इस मेथड को बेकार कहा जाता है, सीड ड्रिल मेथड लाभदायक है फार्मर्स के लिए। तो इसके आगे के पॉइंट इसको इरेज करके आगे के पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो फिर हमने आगे के पॉइंट यहाँ लिख दिए, तो आगे के पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। द सीड्स सोन इन furrows by this method get covered by soil, therefore cannot be picked by and eaten by bird। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने सीड्स डाले हैं सीड्स डाले हैं गड्ढों में, उनको गड्ढों को मिट्टी से बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो बर्ड उसको नहीं खा पाएंगी। फिर क्या है, इट आल्सो सेव टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर ही सेव करेगा। फिर उसके बाद इट बुलक्स ड्रिवन सीड स्टिल हैड जस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब विद अ फनल, while the tractor driven seed drill has 5 to 6 iron tubes joined together with a common funnel at the top। इससे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर बुलक से हम लोग ड्राइवन जो करते हैं प्लॉ से, तो उसमें सिर्फ एक ट्यूब रहता है, सिंगल ट्यूब, फनल से सिंगल ट्यूब रहता है, जॉइंट रहता है। और वही हम लोग ट्रैक्टर से करते हैं सीड ड्रिल, तो उसमें 5 to 6 आयरन ट्यूब ज्वाइन टुगेदर रहते हैं विद अ कॉमन फाइव। एक ही फनल से हम लोग के 5-6 आयरन ट्यूब ज्वाइन रहते हैं ट्रैक्टर से, और बुलक से हम लोग के सिर्फ सिंगल फनल ज्वाइन रहता है, सिंगल आयरन रॉड ज्वाइन रहता है। तो इतनी बात समझ में आ गई हम लोग सीड ड्रिल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग ये हम लोग का सीड ड्रिल मेथड और मैनुअल मेथड हो गया। हम लोग कुछ इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं, सीड ड्रिल में प्रिकॉशंस क्या होते हैं इसके में सोइंग के। तो सोइंग के प्रिकॉशंस हम देख के बताते हैं। चलिए हम प्रिकॉशन देख लेते हैं अब। हाँ, तो फिर अब हम लोग देख रहे हैं प्रिकॉशंस। पिछला हम लोगों ने पढ़ लिया सीड ड्रिल मैनुअल सीडिंग, तो हम लोग अब देखते हैं प्रिकॉशंस ऑफ फॉर सोइंग। इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं देख लीजिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स इन द सॉइल। मतलब सीड गाड़ने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने जरूरी हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट यहाँ सारे लिख दिए हैं। पहला पॉइंट, द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुइटेबल फॉर जर्मिनेशन। इसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सही डेप्थ में अगर गाड़ेंगे तो जर्मिनेशन वो बढ़िया हो पाएगा। ज़्यादा अंदर गाड़ दिया गया जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यही कह रहा है कि राइट डेप्थ होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, if the seeds are just spread on the surface of the soil then the seeds will be eaten by the birds। से कहने का मतलब ये, अगर हम लोग ने स्प्रेड कर दिया है सीड को सॉइल के ऊपर, ऐसे डाल दिया है, जैसे मैनुअली हम लोग देख रहे थे कि बीए को सीड्स को ऐसे डाल देते हैं, तो उसमें एक प्रिकॉशन था कि वो चिड़िया आके उनको उड़ा ले जाती थी, फिर मतलब कि हमको खा जाती थी। जैसे 50-100 सीड डाली हम लोगों ने, तो उसमें से 50 उड़ा ले गई, 50 बची हैं जर्मिनेट होने के लिए। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोगों ने सरफेस पे अगर स्प्रेड ऐसे डाल दिया मैनुअली, तो वो चिड़िया बर्ड्स मतलब उड़ा ले जाएंगे, उड़ाने मतलब खा ले जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, एंड इफ द सीड्स आर सोन टू देम देन दे मे नॉट जर्मिनेट बिकॉज they cannot breathe, cannot get sufficient air a greater depth। वही कह रहा है इसमें भी कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डीप अंदर गाड़ दिए हैं सीड्स को, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि उनको सही से एयर नहीं मिलेगी, वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी अगर ज़्यादा नीचे गाड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा नीचे गाड़ देंगे तो मिट्टी टाइट रहती है, सही जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, सही से एयर नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर ज़्यादा डेप्थ में गाड़ दिया गया सीड्स को, तो सही से उनको एयर नहीं मिलेगा, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ भी नहीं होगा उनका। फिर उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, दिस राइट डेप्थ इज लर्न बाय द एक्सपीरियंस। इसके कहने का मतलब है एक्सपीरियंस।
10-12 साल खेती करते रहो, एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को भी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास तो ही हम लोग, मतलब एक्सपीरियंस आ जाता है धीरे धीरे, खेती करते करते एक्सपीरियंस आया कितने डेप्थ में हम लोग गाड़े हैं। तो फिर अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड प्रिकॉशंस लिख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड प्रिकॉशन सोइंग का। सेकंड प्रिकॉशन कह रहा है द सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग। सेकंड इसका कहने का मतलब है कि हम लोग सीड्स को राइट इंटरवल, मतलब सही दूरी और सही स्पेस हम लोग दें। उसी के कुछ पॉइंट्स हम लोग के लिखे हैं, देख लेते हैं पॉइंट्स में क्या कह दिया है। द सीड्स शुड नाइदर बी प्लेस्ड टू क्लोज नॉट टू फार अपार्ट। इसे कहने का मतलब है सीड्स को ना हम लोग बहुत ही कम दूरी में लगाएं, ना ही बहुत ज़्यादा दूरी में, मतलब ना ही ज़्यादा क्लोज लगाएं ना ही ज़्यादा फार लगाएं। ठीक है, फिर अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। दिस इज बिकॉज इफ द सीड्स आर सोन टू क्लोज देन प्लांट फॉर्म देम विल आल्सो टू क्लोज एंड विल नॉट गेट इनफ सनलाइट वाटर एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स। इसे कहने का मतलब है अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लोज या बहुत ज़्यादा दूर लगा दिया, बहुत ज़्यादा क्लोज हम लोगों ने लगा दिया न्यूट्रिएंट प्लांट्स को, तो उनको सही से सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ बहुत पास प्लांट हम लोगों ये लगा दिया, हम लोगों ने बहुत पास प्लांट लगा दिया, तो ना इन लोगों को सनलाइट सही से मिल पाएगी, ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे सही से, ना ही वाटर सही से सब तक पहुंच पाएगा। तो यही कह रहा है इसमें कि ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सही से प्लांट जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उनको सही से सनलाइट नहीं मिल पाएगी, वाटर नहीं मिल पाएगी और अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। दस एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्रॉपिंग ऑफ प्लांट। ये भी वही बात कह रहा है कि हम लोग उन ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा क्लोज ना लगाएं, अवॉइड करें। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, मतलब कि एक जगह बहुत सारे प्लांट ना निकलें, उन्हें हम लोग अवॉइड करें। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये भी बात वही चीज कह रहा है कि हम लोग अलाउ करें प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से हम लोग को सफिशिएंट हर चीज मिल पाए, वाटर न्यूट्रिएंट भी मिल पाए, सनलाइट भी मिल पाए, वाटर भी मिल पाए। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज अगर लगा देंगे तो वार चालू हो जाएगा प्लांट के बीच में। तो मतलब कि ज़्यादा क्लोज नहीं लगाना चाहिए कि ताकि हम लोग को बराबर यूनिफॉर्मली सब कुछ मिल पाए, सनलाइट भी मिल पाए, न्यूट्रिएंट्स भी मिल पाए, वाटर भी मिल पाए। फिर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। On the other hand, if the seeds are sown too far apart, then it will be a wastage of field space. अब देख ले, ज़्यादा दूर भी नहीं लगाना चाहिए सीड्स को। ज़्यादा दूर क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास ये दिखा देते हैं, इतनी ज़मीन है आपके पास, अब आपके पास मान लीजिए 6 सीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एक फील्ड में 6 सीड्स आप लगा सकते हैं। अगर हम लोगों ने बहुत दूर दूर लगा दिया तो ये 2 सीड्स हटा, ये बहुत ज़्यादा दूर लगा दिया तो वेस्टेज ऑफ फील्ड हुआ, फील्ड का वेस्ट हुआ। मतलब यहाँ पे हम लोग 6 लगा सकते हैं लेकिन ये 4 ही लगे, फील्ड का वेस्टेज हुआ। इसीलिए ज़्यादा क्लोज लगाना चाहिए, ना ज़्यादा फार लगाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या है देख लेते, पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग तीसरा प्रिकॉशंस देख लेते हैं। तीसरा प्रिकॉशंस कहता है द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। तीसरा प्रिकॉशंस कह रहा है कि हम लोगों को कभी भी सीड्स नहीं सो करना चाहिए ड्राई सॉइल में, मतलब सूखी मिट्टी में कभी भी हम लोगों को सीड्स नहीं लगाने चाहिए। क्यों, फिर पॉइंट देख लेते हैं। मॉइस्चर इन द सी सॉइल इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, मतलब गीली मिट्टी हल्की रहेगी तो ही जर्मिनेट कर पाएंगे सीड्स। सेकंड पॉइंट क्या है, सो इफ सीड्स आर सोन इन अ ड्राई सॉइल दे मे नॉट जर्मिनेट एट ऑल। ये भी वही चीज कह रहा है कि अगर ड्राई सॉइल में हम लोग सीड को लगा रहे हैं तो वो नहीं जर्मिनेट करेंगे। कोई भी सूखी मिट्टी में हम लोग सीड लगा दें तो वो नहीं जर्मिनेट करेंगे।
मॉइस्चर थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, तभी वो जर्मिनेट कर पाएंगे, ऐसे वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर ड्राई सॉइल है तो उनको सही से एयर भी नहीं मिल पाएगा, तो जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब चार प्रिकॉशंस हैं इसमें, 3 हो गए हैं। चलिए और देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो फोर्थ प्रिकॉशन हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ प्रिकॉशन कहता है द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गीले मिट्टी में भी सोइंग ना करें, मतलब बीज ना लगाएं बहुत ज़्यादा गीले मिट्टी में भी, नहीं तो तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट मिट्टी में सॉइल में हम लोगों ने जर्मिनेट लगा दिया तो वो आगे चल के सूखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा पूरा, तो इसकी वजह से वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ना ज़्यादा वेट हो ना ज़्यादा ड्राई हो। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब यही है कि अगर ज़्यादा हम लोग गीली कर देंगे मिट्टी तो भी वो सीड नहीं जर्मिनेट कर पाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा गीली कर देंगे तो जब सूखेगी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। तो इसीलिए ना ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए ना ज़्यादा वेट होनी चाहिए। तो फिर हम लोग अब ये प्री सोइंग वाला हम लोग का यहाँ ख़त्म हुआ। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के सारे पॉइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।